प्रियंका बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो कढ़ाई में देखती है कि काफी सारी दाल बच गई थी। ये देखकर प्रियंका को काफी बुरा लगता है। यहाँ तो इतनी सारी दाल बच गई है, अब मैं इसका क्या करूँ? मैंने माँ को पहले ही कहा था कि वो दाल उतनी ही बनाए कि रात में ही सब आराम से खाना खाए और खत्म भी हो जाए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है। उन्हें तो बस अपनी ही करनी होती है। अब मैं इतनी सारी दाल का क्या करूँ? अब इसका होगा क्या? इसे ऐसे तो फेंक नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए ये दाल फ्रीज में रख देती हूँ। कल सुबह देखा जाएगा कि इसका करना क्या है। प्रियंका दाल एक कटोरे में निकालकर फ्रिज में रख देती है और फिर बर्तन धोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। प्रियंका को भी अपने ऑफिस जाना था, इसलिए प्रियंका बहुत जल्दी से नहा लेती है और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में जाकर सामान देखने लगती है। अब मैं खाना क्या बनाऊं? अरे हाँ, कल की दाल भी तो बच गई थी ना। अभी कोई ताजी सब्जी बनाऊंगी तो उसमें आराम से आधा घंटा लग ही जाएगा। इससे तो अच्छा है मैं बासी दाल में बढ़िया सा तड़का दे देती हूँ। दाल भी अच्छी बन जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा काफी। प्रियंका बिन कुछ ज्यादा सोचे समझे दाल में बढ़िया सा तड़का लगा देती है और खाना पैक करके कुछ नाश्ता टेबल पर लगा देती है। तभी वहाँ प्रियंका की माँ सुधा आती है और दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सुधा जैसे ही दाल देखती है तो वो प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, तूने दाल क्यों बना दी? अभी कल ही तो हमारे घर में दाल बनी थी ना, तो आज फिर तूने दाल क्यों बना दी? घर में और भी तो सब्जियां रखी हुई है ना, वो क्यों नहीं बनाई? माँ, आपने कल कितनी ज्यादा दाल बना दी थी वो तो आपको याद ही नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ आपको। आपने कल रात में बहुत ज्यादा दाल बना दी थी और दाल तो वैसे भी काफी ज्यादा महंगी हो रही है, तो उस दाल को फेंकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो फ्रीज में रख दी थी और आज सुबह बासी दाल में ही तड़का भी लगा दिया मैंने। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी इतनी भी समझदार हो सकती है। अरे सच में तू तो काफी समझदार है। मैंने कोई गलती की और तूने मेरी गलती को ऐसे संभाल लिया। वाह बेटा। माँ, आपको ही लगता था कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे इतना तो दिमाग दिया ही है कि मैं आपकी गलतियों को ढक सकूं। इसीलिए ही मुझे कभी भी तारीफ करने का मन नहीं करता है। तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दूं, तू तो सर पर चढ़कर नाचने लग जाती है। माँ, हमेशा तो मुझे आप ताने ही देती रहती हो। अभी खाना खा लो और बताओ कि कैसा बना है। सुधा जैसे ही दाल खाती है तो उसे वो दाल बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह प्रियंका, ये बासी दाल तो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था कि बासी दाल अगले दिन और भी अच्छी हो जाती है। सच सच बता, ये बासी दाल ही है ना? कहीं तूने सुबह सुबह ताजी दाल तो नहीं बनाई और अभी जानबूझकर झूठ बोल रही हो मेरे आगे? ये तो मुझे भी पता नहीं चला कि इतनी अच्छी दाल कैसे बन गई है। मैंने तो बस बासी दाल में तड़का ही दिया था। बासी दाल इतनी बढ़िया बन जाएगी ये नहीं पता था। चल कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब खा ले आराम से, तू भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। प्रियंका को बासी दाल काफी अच्छी लगने लगी थी, जिसके बाद प्रियंका अक्सर ऐसे ही बासी दाल में तड़का लगाकर खाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद प्रियंका की शादी अमन नाम के लड़के से हो जाती है। प्रियंका शादी के बाद अपने ससुराल आकर ससुराल संभाल लेती है। प्रियंका के साथ रचना भी काफी ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद प्रियंका खाना बना रही होती है, तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इतने दिन हो गए हैं मैंने अपने ससुराल में बासी दाल में तो तड़का लगाया ही नहीं, और वैसे भी बासी दाल में तड़का लगाने के बाद वह दाल इतनी बढ़िया लगती है कि एक काम करती हूँ, आज मैं दाल ज्यादा बना दूंगी और कल इसमें ही तड़का लगा दूंगी। ये लोग भी तो खाएं, फिर इन लोगों को भी तो पता चले कि बासी दाल में तड़का लगाने के बाद क्या बढ़िया दाल लगती है। इसी तरह प्रियंका जानबूझकर ज्यादा दाल बना लेती है और फिर अगले दिन उसमें तड़का लगाकर वही लोगों को खिला देती है। लोगों को भी अच्छा ही लग रहा था। ऐसे ही प्रियंका का अब ये रोज का हो गया था, बासी दाल में तड़का लगाना। कुछ दिनों बाद रचना सुबह सुबह रसोई में अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाती है और प्रियंका को रात के बचे दाल में तड़का लगाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये कल रात की बची हुई दाल है ना? कल सुबह भी हमने दाल ही खाई थी और रात में भी तूने दाल ही बना दी थी। आज सुबह तो फिर से दाल बना रही है। अरे हम इतनी दाल थोड़ी ना खाते हैं, कभी सब्जी भी बना दिया कर। माँ जी, जो कल सुबह आपने दाल खाई थी वह परसों रात की थी, बच गई थी तो मैंने बासी दाल में तड़का लगा दिया, और आज जो आप दाल खाओगे वह कल रात की बची हुई दाल है जिसमें मैं अब तड़का लगा रही हूँ। और अच्छी तो कितनी लगती है, आपको भी पता है। आपने कितनी बार मेरी तारीफ करी है। हाँ बहू, तारीफ तो की है,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू रोज हमें बासी दाल का तड़का लगा के खिला दे। कभी ताजा खाना भी बना लिया कर। एक काम किया कर, रात में थोड़ा कम खाना बना दिया कर, ताकि अगली सुबह ताजा खाना बन सके और हम वो खाकर खुश भी हो सके और हमारा पेट भी भर सके। माँ जी, बासी दाल का तड़का जितना स्वाद होता है ना, उससे तो हमारा पेट बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, इसलिए मैं तो यही बनाती हूँ। अच्छा माँ जी, अब मुझे बनाने दो, वरना ऐसे ही बातों में लग जाऊंगी मैं। अब मैं क्या ही बोलूं, तूने बनाना तो शुरू कर ही दिया है। अब इतनी दाल को फेंकने से अच्छा है कि तू बना ही ले। तू बासी दाल में ही तड़का लगा ले। तू तो बासी दाल में तड़का लगाने वाली बहू है। इस तरह रचना तो अपनी बहू को बासी दाल में तड़का लगाने वाले के नाम से ही पुकारती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते, लेकिन प्रियंका की इस आदत में कोई सुधार नहीं होता। वो रोज रोज ऐसा ही करती। और एक दिन ऐसा होता है कि घर में मेहमान आए हुए थे, तो भी उसने बासी दाल में तड़का लगा दिया और उन लोगों को परोस भी दिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पेट में तेज दर्द होने लगता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी बहू को इतना दर्द में देखकर रचना से भी नहीं रोका जाता और वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रचना का चेकअप करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि बासी खाने की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब डॉक्टर उसे सलाह भी देते हैं, प्रियंका को बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग घर पर आ जाते हैं। तभी रचना अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू, अब तेरे दिमाग में कुछ गया कि नहीं? बासी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे एक दो बार तो समझ में आता है। आज घर में ज्यादा खाना बन गया है तो शाम को अगले दिन बासी खाना खा लेंगे, लेकिन तूने तो हद ही कर दी थी। जानबूझकर खाना ज्यादा बनाती थी ताकि अगले दिन तुझे बासी खाना खाने को मिले। देख लिया ना क्या हाल हो गया तेरा। अब कई दिनों तक प्रियंका ज्यादा दाल नहीं बनाती, जिससे अगले दिन बासी दाल में तड़का नहीं देना पड़ता। इसलिए प्रियंका की तबीयत ठीक होती है और वापस से लेकिन वो सब कुछ वही शुरू कर देती है। ये सब देखकर अब रचना कुछ बोलती नहीं और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रियंका माँ बनने वाली थी और बासी दाल के साथ बासी खाना खाने की वजह से उसके पेट में फिर से दर्द हो गया और इसी दौरान उसका अबॉर्शन भी हो जाता है और वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सही कह रही थी, मेरी ही गलती है। मैंने अगर आपकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। बहू, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरा कोई बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुझे यही समझाती थी, लेकिन तूने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी। मेरी बात ना मानने का नतीजा। इतना सब हो जाने के बाद प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो बासी दाल में तड़का लगाना छोड़ देती है और उतना ही खाना बनाती है जितना एक समय में चल जाए। अजय अपनी पत्नी चमेली को खाना बनाते हुए देखकर कहता है, सुनो, आज ना माँ आने वाली है, तो शाम को माँ के हाथों से ना बिरयानी बनवाएंगे। तो क्या मैं कुछ भी ना बनाऊं? वैसे भी तुम्हारी माँ है ना, वो तो शाम तक आएंगी, तब तक मैं क्या उपवास में रहूंगी? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुमसे भूखा नहीं रह जाएगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तो खाती रहती हो। जितनी बेइज्जती तुम अभी कर रहे हो ना, उतनी तुमने मेरी माँ जी के सामने करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करता था और तो और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी थी, जिस वजह से काफी समय तक वो अजय की माँ शकुंतला ने भी अपने बेटे से बात तक नहीं की थी। लेकिन काफी समय बाद शकुंतला अपनी बेटी बहू से मिलने आ रही थी और देर शाम वो आते ही अपने बेटे से कहती है, अरे घर तो बहुत अच्छा है, वैसे तेरी पत्नी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। माँ वो आ ही रही होगी, शायद किसी काम में लग गई होगी। रुको मैं बुलाता हूँ। चमेली, ओ चमेली, कहाँ हो? अरे कैसी औरत से शादी कर ली तूने और बताया भी नहीं? आज उसकी सास आने वाली है तो पूजा की थाल लिए खड़ी रहे। हाँ माँ, शायद वो ना पूजा की थाल सजाने गई होगी, आती होगी। शकुंतला घर में आने के बाद घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन जैसे ही शकुंतला छत पर जाने वाली सीढ़ियों को देखती है तो बोलती है, घर अच्छा बनाया है, ये छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ है ना? हाँ माँ, इधर छत है और वो देख रहे हो, वहाँ पे 2 रूम है और यहाँ पे बालकनी। अरे अरे, ये क्या तरीका है बहू पैर छूने का? संस्कार माँ, संस्कार। देखो संस्कार आपकी बहू के। देखो, खुद को रोक नहीं पाई आपको देखकर, सीधा कदमों में चली गई आपके। हाँ, वो तो यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा कि तू मेरी कितनी इज्जत करने वाली है। अरे चमेली, उठ भी जाओ और समेटो इन कपड़ों को। हाँ हाँ बहू, बस बहुत हुआ, अब उठ भी जा। और तू क्या उसे उठाने में लगा है? चल मुझे कमरा दिखा। अब शकुंतला के वहाँ से जाने के बाद भी वहीं नीचे पड़ी हुई चमेली अपने कमर पर हाथ रखे खुद से कहती है,
अरे रे, कैसी पनौती सांसें मेरी, आते ही गिर गई हूँ मैं। ऐसी गिरी हूँ कि खुद से उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। इनके आशीर्वाद की ऐसी बददुआ लगी है। हाय रे, मेरी कमर। माँ, ये आपका कमरा है, आप बैठो, मैं भी आता हूँ। आपकी माँ की चिल्लाने की वजह से मैं यहाँ पे आके गिरी और अब मेरी कमर, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से पहले ठीक होने से रही। अब आप अपनी माँ को कहो कि वो खाना बनाए। हाँ हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे। आज तो माँ के हाथ की गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं भी। सिर्फ बोलने से ही इनकी जुबान चलती है या कुछ अच्छा बना भी लेती है। अब देर शाम जब खाने का समय होता है तो शकुंतला अपनी बेटी से कहती है कि खाने में क्या बनने वाला है। माँ, मैं तो दाल चावल खा खा के बोर हो चुका हूँ। अब तो आपके हाथों की बिरयानी खानी है मुझे। बना के खिला दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ तेरे लिए बिरयानी। लेकिन जा बाजार से चिकन ले आ और थोड़े मसाले दही भी। हाँ माँ, अभी लेकर आता हूँ। जब तक आप ना प्याज काट लो। और हाँ माँ, टमाटर फ्रिज में होगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बनाने की है, बाकी का काम तेरी बीवी करेगी। कहाँ है वो जब से उसने मेरे पैर छुए तब से दिखी ही नहीं। अरे माँ, उसको छोड़ो ना, उसकी कमर में मोच आ गई है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है। तू जाकर पहले ये सामान ले आ, जब तक मैं उसके कमर का दर्द ठीक करती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो झुकने में ही उसकी कमर अकड़ गई और मोच आ गई। माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार, कहीं आप दोनों झगड़ा मत करना, ठीक है? अजय के जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू को उठाने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चलकर बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे और प्याज भी काट ले। माँ जी, आपको पता भी है मेरी कमर से उठा भी नहीं जा रहा है, तो भला मैं किचन में खड़ी कैसे हो सकती हूँ? बहू, जब मैं इस उम्र में हैदराबाद आ सकती हूँ तो तू क्या कमरे से किचन में नहीं जा सकती? माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हो? मैं आपके सामने ही किचन से सीधे नीचे गिरी थी। चल अब बहाने कल के लिए बचा के रख ले, जब तक मैं थोड़े समाचार देख लूँ तो बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे। चमेली अब जैसे तैसे किचन में पहुंचती है और कुछ देर बाद ही अजय भी चिकन लेकर आ जाता है और शकुंतला चिकन में बिरयानी बनाने लग जाती है। कुछ ही समय बाद चमेली के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। बहू कैसी है? आज पूरे दिन तू दिखी नहीं और तेरे घर में ये खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? अरे बहन जी, राम राम, कैसी हैं आप? मैं शकुंतला, अजय की माँ। आप बिमला बहन हो ना? मेरा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, आप ही हैं क्या अजय की मम्मी? अजय तो आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, बेटा किसका है? वैसे लगता है कि कुछ स्पेशल बना रही हैं आप हैदराबाद का। अरे आप तो जानती ही होंगी मेरे बेटे अजय को बिरयानी कितनी पसंद है, और हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही क्या कहना। अरे क्या बात है बहन जी, कैसे बनता है? क्या मैं देख सकती हूँ? अरे बहन जी, मैं उसको जरूर बताऊंगी। आइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। चमेली अब अपनी सास और विमला की ये बातें सुन रही थी और कुछ ही देर में चमेली के साथ शकुंतला और विमला की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब जब शकुंतला बिरयानी बना लेती है तो विमला भी शकुंतला के हाथ की बिरयानी खाकर शकुंतला की खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है। देख रहे हो ना तुम अपनी माँ को और ये विमला काकी, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जन्मों जन्मों के दोस्तों, बचपन भी इन्होंने साथ ही बिताया हो, ऐसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है ना, माँ को कोई मिल गया। और वैसे भी वो अकेले बोर हो जाती है। तुम विमला काकी को जानते हो ना, वो कैसी है? वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोर, बदमाश और आतंकवादी भी बना सकती है। ऐसे ही शकुंतला को शहर आए कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला की तो अब शहर में दोस्त भी बन चुकी थी। पूरे दिन विमला और शकुंतला साथ रहते, बाजार भी साथ जाते और रोज ही शकुंतला देर शाम घर आती घूम फिर कर। तो चमेली या तो घर पर नहीं होती या फिर अपनी सास के आते ही उसे बिरयानी बनाने को कह दिया करती। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ये औरत मुझसे काम ही करवा रही है, और बिरयानी तो ऐसे बनवा रही है जैसे इस घर में मैं बिरयानी ही बनाने आई हूँ। और अजय भी इस औरत को कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगली सुबह जब अजय और चमेली उठते हैं तो उन्हें घर में शकुंतला कहीं भी नजर नहीं आती। ऐसे में चमेली को लगता है कि उसकी सास विमला काकी के साथ घूमने गई है। लेकिन जब सुबह सुबह ही विमला चमेली के घर आती है तो चमेली से बोलती है, अरे बहू, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? वो क्या है ना कि चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं थी। वैसे शकुंतला कहाँ है? क्यों, वो आपके साथ घूमने नहीं गई क्या? अरे मैं अभी उठी हूँ,
और सुबह सुबह मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जाता, और तू बात कर रही है कि मैं घूमने निकलूं। अगर माँ जी आपके साथ नहीं गई है तो माँ जी गई कहाँ? कितनी बार कहा है माँ जी को कि बिना बताए निकला मत करो, ये शहर है कोई गांव नहीं। अरे होगी यहीं आसपास, आ जाएगी। तू मुझे चीनी दे और मैं जाऊं चाय बनाने, बाद में आकर शकुंतला का हालचाल लेती हूँ। हाँ अभी देती हूँ, लेकिन मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। आज आने दो घर, फिर बताती हूँ इन्हें तो। अब चमेली और अजय अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। माँ कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास होंगी। मैं देख कर आता हूँ, शायद कहीं इधर उधर किसी से बात कर रही हो। और हाँ, तुम भी जाके ना आसपास के लोगों से पूछो, क्या पता तुम्हें पता चल जाए। और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि शकुंतला बिरयानी बनाने से परेशान होकर अपने हैदराबाद ही लौट गई और फिर कभी अपने बहू बेटे के पास आने का नाम तक नहीं लेती। चंदा सुबह सुबह खाना बना रही होती है, तभी चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, अरे बहू, किसके लिए खाना बनाने में लगी है? खाने वाले तो काम पर जा चुके हैं। तुझे कितनी बार कहा है समय पे उठाकर, ताकि खाना पीना बन जाए, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी, उन्होंने रात में मुझे कहा था कि वो लेट जाएंगे तो मैं भी लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें खाना बनाकर खेत में पहुँचा आऊंगी। ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया कर, ताकि मेरा बेटा भूखा न जाए। जी माँ जी, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगी। अब चंदा खाना बनाने के बाद ही खाना पैक करके अपने पति को देने खेत पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मुखिया खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे कामचोर कहीं के, कितनी बार कहा तुझे समय से काम पे आया कर, पूरे 5 मिनट लेट आया है तू। तुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, मैं हमेशा अपने इरादों का उसूलों का पक्का हूँ। मुझे समय पे मेरे मजदूर खेत के अंदर चाहिए, मतलब अंदर चाहिए। मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे देखो तो, इसकी पत्नी खाना लेकर आई है, अब ये खाना खाएगा। अरे हो, मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक आधे से ज्यादा खेत में तू बीज नहीं बोएगा ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। इतना कहने के बाद ही मुखिया वहाँ से चला जाता है और चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति की तरफ देखकर कहती है, सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कल से आप बिना खाना खाए कहीं नहीं जाओगे घर से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ ना, खाना रखो और जाओ। नहीं जा रही मैं यहाँ से, आपको खाना खिलाए बिना। अभी तुमने सुना नहीं मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खाने को मैं तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक पूरा काम ना कर दूं। अरे, आपको काम करने से रोक भी कौन रहा है? मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, आप काम कीजिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूँ और तुम मुझे खाना खिलाओ। एक तुम ही हो जो मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब चंदा हरिया को खाना खिलाने के बाद घर आ जाती है और उसके दिमाग में मुखिया की बातें घूमती रहती है। अब चंदा को परेशान देखकर चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से तू खेत में हरिया को खाना देकर आई है, तब से ही देख रही हूँ, तो उदास सी लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस जब मैं खेत गई थी तो मुखिया जी उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे और मुझे देख कहा कि काम होने तक खाना नहीं खाएगा तू। अरे वो मुखिया नहीं, शैतान है शैतान। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। खैर, इन सब बातों का क्या ही फायदा, तू तो जानती है मुखिया के खेत में अगर गांव वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सुजाता से कहती है, अरे सुजाता, सुन ना, बाजार चलेगी क्या मेरे साथ? वो होली आ रही है, थोड़ा बहुत होली का सामान लाना है। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रंग गुलाल बेचकर होली के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। ये तो तूने अच्छा सोचा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत काम है, शाम में मिलते हैं। और हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अरे सुजाता, तेरी बहू को मालपुआ बनाने आते हैं ना? इस होली ना मेरी बहू जा रही है अपने मायके, तो मालपुआ भिजवा दियो अपनी बहू के हाथों का। मुझे बहुत पसंद तेरी बहू के हाथों का मालपुआ। विमला के जाने के बाद ही सुजाता अपनी बहू चंदा से कहती है, हर साल होली में ये रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगती है और उससे ही इतना पैसा तो निकल ही आता है कि होली का खर्चा आराम से निकल जाए, इसका और इसके परिवार का। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माँ जी, क्या मैं भी होली में छोटी सी दुकान लगा सकती हूँ ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है?
हम विमला से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उसे बुरा लग सकता है, आखिर है तो वो हमारी पड़ोसन ही ना। लेकिन माँ जी, मैं तो रंग गुलाल नहीं बल्कि मालपुए की दुकान लगाना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं बहू, मालपुआ यहाँ कोई नहीं जानता होगा। ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ जी, तभी तो लोग खरीद कर खाएंगे। मुझे तो मालपुआ भी अच्छा बनाना आता है और ऐसे स्वाद वाले मालपुए बनाऊंगी ना कि बस खाने वाले कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है। देख ले बहू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा मालपुआ यहाँ बिक पाएगा। चंदा अब इस बात पर रात भर सोचती है कि आखिर वो क्या करे जिससे उसके होली के लिए पैसे निकल जाए। और बहुत सोचने के बाद ही चंदा ने जो कुछ पैसे बचा कर रखे थे उससे वो गांव में ही एक मालपुए की दुकान लगाती है। ये क्या बेच रही है सुजाता की बहू? होली के मौके पर आप सबका मनपसंद मालपुआ। ये क्या सुजाता ने अपनी बहू से जानबूझकर दुकान खुलवाई है? अरे विमला काकी, आइए आइए, बताइए कितना मालपुआ दूं? अरे वो सब छोड़ और तू ये बता, जिस जगह दुकान लगाने की मैंने सोची और सुजाता को भी बताया और उसी जगह तू मालपुए की दुकान खोलकर बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ दुकान लगाने वाली है। अरे तेरी सास को पता था, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि मेरी दुकान में ग्राहक ना आए। लेकिन मैं विमला हूँ, विमला, इसका बदला तो लेकर रहूंगी। अरे काकी, आप कहती है तो मैं कहीं और दुकान लगा लूंगी। अरे सुनिए तो। अरे विमला काकी, आप सुन भी रही हैं? विमला वहाँ से चली जाती है। इधर चंदा के मालपुए को खाने के लिए लोग आने लगते हैं और गांव वालों को चंदा के मेवे वाले मालपुए काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन अगले ही रोज जब सुबह सुबह चंदा अपनी रेडी लगाकर दुकान लगाने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है। अरे ये कूड़ा कौन डाल गया यहाँ, जबकि सबको पता है मैं यहाँ अपने मालपुए की दुकान लगाती हूँ। अरे बहू, ये क्या, अब तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगी? अरे ये जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया तेरे साथ। कोई बात नहीं काकी, अभी तो शुरुआत है। मेरी और मेरी दुकान के बीच अभी ऐसे और कई समस्याएं आने वाली है। लेकिन मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। विमला अब चंदा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही है। चाहे वो चंदा के रास्ते में लाख समस्या खड़ी कर दे, लेकिन उसका हल चंदा निकाल ही लेगी। देख बहू, मुझे पता है तू बहुत मेहनती है और मैं तुझे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी दुकान की जगह खाली कर दे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आप अपनी दुकान यहाँ लगा लीजिए, मैं अपनी दुकान आगे लगा लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये कूड़ा अभी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि ये कूड़ा तो मैंने ही फैलाया था। अब विमला ने जहाँ चंदा की दुकान हटवाने के लिए कूड़ा रखा था वहाँ से वो कूड़ा हटाती है। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। अब मुखिया अपने आदमियों को लेकर गांव में आता है। इस बार गांव में होली का जश्न आने वाला है तो कोई भी अपनी दुकान नहीं लगाएगा। अरे ओ बिमला काकी, अपना ये तामझाम समेटो और घर जाओ, आराम करो। और हरिया की पत्नी, तुम भी जाओ। 1 मिनट, ये क्या है? मालपुए की दुकान? अरे ये तो मेरा मन पसंदीदा है। ये मेरी दादी बनाया करती थी। जब से वो चली गई मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। आप ले सकते हैं, मैं अभी गर्मा गर्म मालपुआ बना देती हूँ। अरे हरिया की पत्नी, जल्दी से देना। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ला ला। मुखिया को चंदा के हाथ का मालपुआ बहुत पसंद आता है और तो और गाँव में होली के होने वाले उत्सव में अपनी तरफ से चंदा को 10,000 रुपए देता है गाँव के लोगों के लिए मालपुआ बनाने के लिए। और विमला को भी कुछ पैसे देता है ताकि उत्सव में आए लोगों का रंग गुलाल और खाने की दिक्कत ना हो। और होली का उत्सव तो अच्छे से निप जाता है, लेकिन चंदा को मालपुए की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है।